नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी विधानसभा परिषद को लेकर प्रत्याशियों का ऐलान किया और विधायकी का चुनाव ना जीत पाने वाले डिप्टी सीएम को एमएलसी बनाकर एक बार फिर बैकडोर से एंट्री देकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को और नाटकीय बना दिया। यूपी की राजनीति और टीवी के सीरियल्स में अगर नाटकीयता ना हो तो जिंदगी नीरस लगने लगती है। वैसे भी यूपी की राजनीति नाटकीयता से भरी रही है। कैसे 2017 के बाद सीएम की रेस में आगे चल रहे केशव प्रसाद मौर्य रातों रात रेस से बाहर हो गए और जिन योगी आदित्यनाथ के बारे में किसी ने सोचा नहीं था वो प्रदेश के मुखिया बन गए। दिल्ली के बाद बिहार अपनी हार के चलते भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा चिंतित थी। इसी समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को स्थापित करने की चर्चा हो रही थी। सन 2016 में गोरखनाथ मंदिर में एक सभा हुई जिसमें आरएसएस के सभी नेता शामिल हुए। इस सभा में यह निर्णय लिया गया कि योगी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन बीजेपी के संगठन में बड़ी अहमियत रखने वाले केशव प्रसाद मौर्य को भी डिप्टी सीएम का पद दिया गया और तभी से इन दोनों नेताओं के कद की लड़ाई पूरे प्रदेश ने देखी है। ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आम गलियारों में भी पहुंच गई। असल में मामले ये है कि योगी आदित्यनाथ जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बीजेपी के संगठन से नहीं आते हैं और ना ही कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सदस्य रहे हैं, बल्कि इनका स्वयं का संगठन हिंदू युवा वाहिनी भी है। यही वजह है कि भाजपा संगठन योगी से कहीं ना कहीं सिक्योर महसूस नहीं करता है, इसलिए वो प्रदेश में योगी के बराबर एक और चेहरा बनाए रखना चाहता है, जिसके लिए उन्हें केशव प्रसाद मौर्य सबसे बेहतर दिखाई देते हैं। यही वजह है कि पार्टी लगातार दूसरी बार केशव को विधानसभा परिषद भेज रही है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में सिराथू सीट से हार गए थे। केशव की यह हार काफी चर्चा में रही। वैसे तो विधानसभा परिषद में केशव का जाना पहले से ही तय था, क्योंकि चुनाव में हार के बाद उन्हें योगी कैबिनेट में जगह दी गई थी और दोबारा डिप्टी सीएम भी बनाया गया था। लेकिन 5 साल में उत्तर प्रदेश की सियासी गोमती में इतना पानी बह चुका कि लखनऊ के सत्ता के गलियारे में सवाल चर्चाओं में तैरने लगे कि 2017 में जो केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बनने के बाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ के कद के बराबर माने जाते थे, क्या 5 साल बाद उनका वो कद कायम है? क्या अभी भी उनकी वो हैसियत बची हुई है? अब जानते हैं कि राजनीति में आने से पहले केशव प्रसाद मौर्य की आय में कितनी बढ़ोतरी हुई है। वित्तीय वर्ष 2016-2017 में उनकी आय सालाना 9.65 लाख रुपए और उनकी पत्नी राजकुमारी देवी की आय 5.19 लाख रुपए थी। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2016-17 में दोनों की कुल आय 14.84 लाख रुपए थी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में केशव की आय बढ़कर 36.74 लाख रुपए हो गई और उनकी पत्नी की आय बढ़कर 19.13 लाख हो गई। इस तरह दोनों कुल मिलाकर 55.87 लाख रुपए के मालिक हो गए। कोरोना काल में जब पूरा प्रदेश जूझ रहा था, केशव जी की आय दोगुनी हो रही थी, उनकी कमाई दोगुनी हो रही थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में केशव प्रसाद की मौर्य की कुल आय 17.16 लाख रुपए थी, वह उनकी पत्नी की कुल आय 10.22 लाख रुपए थी। यह वही दौर था जब कोरोना ने देश में दस्तक दी थी। कोरोना काल के दौरान 2021-22 के वित्तीय वर्ष में मौर्य और उनकी पत्नी की आय दोगुनी हो गई। केशव की आय 17.16 लाख से बढ़कर 36.74 लाख रुपए हो गई, जबकि उनकी पत्नी की आय 10.22 लाख से बढ़कर 19.13 लाख पहुंच गई। राइफल, रिवॉल्वर और रिपीटर की हिस्ट्री भी इसमें शामिल है। केशव प्रसाद मौर्य उनकी पत्नी के साथ अलग अलग बैंक खातों में करीब 70 लाख रुपए जमा है। केशव और उनकी पत्नी के नाम पर 2 कंपनियां भी हैं। डिप्टी सीएम और उनकी पत्नी ने 11 अलग अलग पॉलिसी ले रखी हैं। इसके अलावा उनके नाम पर एक रिवॉल्वर, एक राइफल, जबकि पत्नी के नाम पर एक रिपीटर भी है। वर्ष 2022 से 2011 के बीच 10 जगह जमीनें खरीदी हैं, जबकि पत्नी ने 2 जगह जमीनें खरीदी हैं। यह तो था उनकी संपत्ति के ब्यौरा। बात करें 2017 की, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक प्रचंड जीत में केशव प्रसाद मौर्य का विशेष योगदान माना जाता है। वह उस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और पार्टी का प्रमुख ओबीसी चेहरा भी माने जाते थे। भाजपा के पास नंबर आए तो मुख्यमंत्री बनने की रेस में केशव का नाम चल रहा था, लेकिन पार्टी हाईकमान ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया, जो उस समय गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे। योगी आदित्यनाथ की छवि भले ही फायर ब्रांड हिंदू नेता की थी, लेकिन भाजपा संगठन ने उनका ज्यादा वास्ता नहीं रखा। वहीं केशव प्रसाद मौर्य न सिर्फ भाजपा संगठन के प्रमुख थे, बल्कि फायर ब्रांड लीडर की छवि भी उनके साथ थी। यही वजह थी कि दोनों के बीच का आपसी विवाद कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा था। बहरहाल केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बने और पीडब्ल्यूडी जैसा बड़ा विभाग उनके पास आया। 5 साल की योगी सरकार के दौरान कई बार ऐसे मौके आए जब सरकार और संगठन में केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ 2 अलग अलग धड़े नजर आए। इस दौरान लगातार चर्चाओं को भी
किसी न किसी बयान, घटना आदि से हवा मिलती रही और योगी केशव में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इस बात को विपक्ष के नेता भी हवा देने में पीछे नहीं रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तो कई बार केशव प्रसाद मौर्य को लेकर तंज कसते रहे हैं और ये बात बार बार कहते भी रहे हैं कि आपको समाजवादी पार्टी में आ जाना चाहिए। धीरे धीरे समय बीतता गया और योगी आदित्यनाथ लगातार अपने फैसलों, अपनी छवि को लेकर बेहतर करते चले गए। 3 तलाक से लेकर दंगाइयों के खिलाफ कुर्की, जब्ती की कार्रवाई हो, माफिया के खिलाफ बुलडोजर आदि यूपी सरकार की पहचान बन गया। यही नहीं, इसका देश में दूसरी भाजपा सरकारों ने भी अनुकरण करना शुरू कर दिया। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य का ऐसा कोई काम सामने नहीं आया जिनसे उनकी छवि मजबूत होती या उसमें सुधार होता। अलबत्ता उनके तीखे बयान चर्चा में जरूर बने रहे। इसके बाद यूपी विधानसभा चुनाव 2022 आ गया। चुनाव में योगी और केशव के लड़ने को लेकर लगातार अटकलों का बाजार गर्म रहा, क्योंकि दोनों ही पहले से विधान परिषद के सदस्य थे। लेकिन ऐन वक्त पर पार्टी हाईकमान ने ऐलान कर दिया, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर से और केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं दोनों सीटों की रही। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने इन सीटों पर जमकर प्रचार किया और गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ की बड़ी जीत हुई। लेकिन सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य को बड़ा झटका लगा। जिस सीट पर 2012 में पहली बार केशव प्रसाद मौर्य ने कमल खिलाया था, 2017 में कौशाम्बी की तीनों सीटें जिताने में जिनका योगदान माना गया, वही केशव 2022 में चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही पल्लवी पटेल से हार गए। इस हार में कहीं ना कहीं केशव की छवि को भी धक्का लगा और पूरी कौशाम्बी सीट पर भाजपा का कमल नहीं खिल पाया। यहां से भाजपा संगठन में केशव की पकड़ कमजोर होती गई। हालांकि भाजपा संगठन ने केशव का साथ नहीं छोड़ा। हार के बाद योगी सरकार ने केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा डिप्टी सीएम बनाया, लेकिन छवि को धक्का लग चुका था और इसका असर उनके पोर्टफोलियो में दिखा। इस बार उनके कद को थोड़ा कम कर दिया गया, उन्हें लोक निर्माण विभाग नहीं दिया गया, यह विभाग जितिन प्रसाद को दिया गया। वहीं केशव को ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम्य विकास तथा ग्रामीण अभियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर एवं सार्वजनिक उद्यम तथा राष्ट्रीय एकीकरण के पद से संतोष करना पड़ा। और ऐसे केशव प्रसाद मौर्य का स्वर्णिम युग समाप्त होता है और उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना भी, और धीरे धीरे योगी के कद की बराबरी करने का सपना भी चकनाचूर हो जाता है। अगली स्टोरी में बात करेंगे यूपी की ओबीसी राजनीति की उठापटक की। कैसे तय करेगी 2024 का भविष्य? कुर्मी, पटेल, यादव और मुसलमान कैसे बनेंगे बीजेपी की समस्या? तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी है और अगली स्टोरी किस मसले पर होनी चाहिए। तब तक के लिए देखते रहिए बोलतंत्र।